हेलो दोस्तों, मैं ऐश्वर्या और आज हम पढ़ेंगे निराला जी को। पद के साथी के चौथे साथी निराला जी। पहले हमने पढ़ा रविंद्र जी को, फिर हमने पढ़ा फिर हमने किनको पढ़ा था, मैथिली शरण गुप्त को, और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा सुभद्रा कुमारी चौहान को, और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे निराला जी को। ये क्रम भी हमें पता होना चाहिए कि पहले किन के बारे में चर्चा की गई, फिर किन के बारे में। जैसा कि हम जानते ही हैं कि निराला जी को वो अपना छोटा भाई समझती थी, महादेवी जी। और कई किस्से भी हैं उनके, लूटना मनाना और उनको कोट ला के देना, और फिर उनका किसी गरीब को देख कर के उसे ठंड लग रही है, और जो कोट महादेवी जी ने उन्हें दिया था पहनने के लिए, वो उन्होंने इतना महंगा कोट उन्होंने उनको दे दिया, उस गरीब व्यक्ति को। चलिए, तो ये इनका व्यक्तित्व है निराला जी का। वो बहुत ही दयालु किस्म के थे, लेकिन इन्होंने इनके जीवन में जो संघर्ष चले वो मतलब अथाह थे। पहले इनकी बीवी का देहांत, फिर कम उम्र में ही बेटी का देहांत, बहुत इन्होंने संघर्ष झेला। कविताओं में भी इन्होंने संघर्ष दिखा। इनकी कविताएं इतनी आसानी से छपती भी नहीं थी, और मतलब इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। चलिए, हम पढ़ते हैं निराला जी को। देखिए, ये इनके हस्ताक्षर हैं, ये इनकी राइटिंग है। चलिए पढ़ते हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग ना जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, और ना तो दूर की बात है उस दिन में बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला, देखिए इन्होंने कहा है ना, भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपकी किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यम यजमान यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम ऐसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? देखिए, निराला जी कहते हैं उनको कि कौन बहन हम ऐसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी मैं उत्तर देने वाले की एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है, और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मेरा प्रयास किसी भी जीवंत बवंडर को कच्चे सूत में बांधने जैसा था, या किसी उच्छल महानद को मोम की तटों में सीमित रख करने के समान। यह सोचने विचारने सोचने विचारने का तब अवकाश नहीं था, पर आने वाले वर्ष निराला जी की संघर्ष की ही नहीं, मेरी परीक्षा की भी है। मैं किस सीमा तक सफल हो सकी हूँ यह मुझे ज्ञात नहीं, पर लौकिक दृष्टि से निस्वाह निराला हृदय की निधियों में सबसे समृद्ध भाई है, यह स्वीकार करने में मुझे दुविधा नहीं होने नहीं मुझे दुविधा नहीं। उन्होंने अपने सहज विश्वास से मेरे कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दीप्ति दी है, वह अन्यत्र दुर्लभ रहेगी। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं ओक डाली हैं, जिनमें इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पार लेना सहज नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्रता
तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। मतलब कि निराला जी के पास पैसे आते थे और वो खर्च कर देते थे। पता चला किसी सामने वाले को ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद कर दो, उन्होंने तुरंत दे दिए। तो महादेवी जब ये देखती थी तो वो कहती थी कि आप व्यवस्थित ढंग से आप अपनी जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें कहीं से पैसे मिले होंगे तो उन्होंने महादेवी जी से कहा कि लीजिए अब आप ही मेरा बजट बना के दे दीजिए। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया, जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु। नमक से लेकर नापित तक, चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। मतलब महादेवी जी ने इनका पूरा बना दिया था कि कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं। तो वो बोल रहे कि निराला जी को ये बहुत पसंद आया। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपये चाहिए। मतलब उन्होंने जो बजट बनाया था वो पहले ही दिन ही बिगाड़ दिया। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 मनी ऑर्डर करना पड़ा। मतलब आप देख रहे हैं ना, 40 मनी ऑर्डर करना पड़ा किसको, रिक्शे तांगे वाले की माँ को। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डर दानी को ना रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेके। देखिए वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर इनको रोका नहीं गया ना तो ये धीरे धीरे खुद तो कंगाल हो ही जाएंगे, हमें भी कंगाल करेंगे। तो अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बताने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। पर उनकी अस्त व्यस्तता में बाधा पहुंचाने का अपना स्वभाव मैं अब तक नहीं बदल सकी। मतलब कि वो हम टोकती रहती थी कि आप ये गलत कर रहे हो, फिर आपको चाहिए ऐसा वैसा, वो बहुत बोलती थी। भाई जो मानती थी। बड़े प्रयत्न से बनवाई बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रखा था। यदि उसके प्रयास को स्वर मिल सकता तो वह निश्चय ही हमें मिट्टी के तेल की दुकान पर लगी भीड़ में सबसे पीछे खड़े पर बलिशत सबसे बालिशत भर ऊंचे गृह स्वामी
की दीर्घ पर निष्फल प्रतीक्षा की कहानी सुना सकता। रसोई घर में दो तीन अधजली लकड़ियाँ, औंधी पड़ी बटलोई और खूंटी से लटकती हुई आटे की छोटी सी गठरी आदि मानो उपवास चिकित्सा के लाभों की व्याख्या कर रहे थे। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकर और उसमें भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। वैष्णव अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तारों की छाया में उन दोनों तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना। यह मुझे याद नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर भी मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। ऐसे अवसरों की कभी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लड़कियां थोड़ा घी आदि रखवा दो। सॉरी कुछ लकड़ियाँ थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे। सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता। जो अपना घर समझकर आए हैं, उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। 33 कोटि देवताओं के देश में इस वर्ग के देवताओं की संख्या कम नहीं है, पर आधुनिक युग में उनको पूजा विधि में बहुत कुछ सुधार कर लिया है। अब अतिथि पूजा के वैसे कम ही आते हैं, और यदि आ भी पड़े तो देवता के छोर अभिषेक श्रृंगार आदि संस्कार बेरा नौकर आदि ही संपन्न करा देते हैं। पुजारी गृहपति को तो भोग लगाने की मेज पर उपस्थिति रहने भर का कर्तव्य संभालना पड़ता है। कुछ देवता इस कर्तव्य से भी उसे मुक्ति दे देते हैं। ऐसे युग की आतिथ्य की दृष्टि में निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। मतलब कि जब कोई अतिथि आता था ना, तो वो बहुत प्यार से मतलब उनका स्वागत करते थे। उनके भाव की अतल गहराई और अबाध वेग भी आधुनिक सभ्यता के छिछले और बंधे भाव व्यापार से भिन्न है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। श्री सुमित्रा नंदन जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर टाइफाइड टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले के समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। हाँ, क्या हुआ कि जब किसी समाचार पत्र वालों ने झूठी खबर डाल दी थी कि सुमित्रानंद जी स्वर्गवास हो गया है, टाइफाइड ज्वर था ही उन्हें। और जब निराला जी को ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। वो सीधे महादेवी जी के पास आए दौड़ते हुए। देखिए, निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश ना पा सके। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। मतलब कि बिल्कुल उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, बस समाचार को सच मान लिया। तो समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। वे लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चने वाली घुटनों पर चूने चूने वाली आंसू की बूंदें बीच बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों। स्वयं अस्थिर स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय ना आ गया।
सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। मतलब वो, देखो, एक तो वो बहुत भावुक थे, ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने इस पंक्ति में ये कहा है कि उन्हें पंत के संग मतलब बहुत अच्छा लगता था, कैसे भी करके उनका जो भी संघर्ष के दिन थे वो कट जाते थे। प्रायः एक स्पर्धा का तार हमारे सौहार्द के फूलों को बेध कर उन्हें एकत्र रखता है। फूल के झड़ते या खिसकते ही काला तार मात्र रह जाता है। इसी से हमें किसी सहयोगी का बिच्छोह अकेलेपन की तीव्र अनुभूति नहीं देता। निराला जी के सौहार्द और विरोध दोनों एक आत्मीयता के व्रंत पर खिले दो फूल हैं। निराला जी के सौहार्द और विरोध दोनों एक आत्मीयता के अंत पर खिले दो फूल हैं। वे खिलकर व्रंत का श्रृंगार करते हैं और झड़कर उसे अकेला और सूना कर देते हैं। मित्र का तो प्रश्न ही क्या, ऐसा कोई विरोधी भी नहीं जिसका अभाव उन्हें विकल ना कर देगा। गत गत मई मास की लपटों में सांस लेने वाली दोपहरी भी मेरी स्मृति पर एक जलती रेखा खींच गई है। शरीर से शिथिल और मन से क्लांत निराला जी मलिन फटे अधो वस्त्र को लपेटे और वैसा ही जीर्ण शीर्ण उत्तरीय ओढ़े धूल धूसरित पैरों के साथ मेरे द्वार पर आ उपस्थित हुए। अपरापर 2100 देखिए, ये ध्यान रखिएगा, अपरापर 2100 पुरस्कार की सूचना मिलने पर उन्होंने मुझे लिखा था, मैं अपनी सांस्थिक मर्यादा से वह रुपया मंगवा लूं। अब वे कहने आए थे कि स्वर्गीय मुंशी नवजादिक लाल की विधवा को 50 प्रति मास के हिसाब से भेजने का प्रबंध कर दिया जावे। उक्त धन का अंश कुछ भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? कि उत्तर में उन्होंने उसी सरल विश्वास के साथ कहा, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी, महादेवी जी ने बहुत कोशिश करी कि वो जो फालतू खर्च करते हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए, पर वो इसमें असफल रहे। आज मुझे उसका खेद नहीं है आज मुझे उसका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जावे तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। इन बिखरे पृष्ठों में एक पर अनायास ही दृष्टि रुक जाती है। उसे मानो स्मृति ने विषाद की आर्द्रता में हंसी का कुमकुम घोलकर अंकित किया है। साहित्यकार संसद साहित्यकार संसद में सब सुविधाएं सुलभ होने पर भी उन्होंने स्वयं पाकी बनकर और एक बार भोजन करके जो अनुष्ठान आरंभ किया था उसकी तो मैं अभ्यस्त हो चुकी थी। पर अचानक एक दिन जब उन्होंने पाव भर गेरू मंगवाने का आदेश दिया, तब मैंने समझा कि उनकी उनके पित्ती निकल आई है, क्योंकि उसी रोग में गेरू मिले हुए आटे के पुए खाए जाते हैं और गेरू के चूर्ण का अंग अंग राग लगाया जाता है। प्रश्नों के प्रति निराला जी कम सहिष्णु हैं और कुतूहल की दृष्टि में से मैं कम जिज्ञासु हूँ। फिर भी उनकी सुविधा असुविधा की चिंता के कारण मैं अनेक प्रश्न कर बैठती हूँ और मेरी सद्भावना में विश्वास के कारण वे उत्तरों का कष्ट सहन करते हैं। प्रश्नों के प्रति निराला जी कम सहिष्णु थे। मेरे मौन में मुखर चिंता के कारण ही उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया।
अब हम संन्यास लेंगे। अब मतलब उन्होंने फिर बोला कि हाँ, तो हम संन्यास लेंगे। मेरी उमड़ती हंसी को व्यथा के बांध ने जहाँ कहाँ तहाँ ठहरा दिया। इस निर्मम युग ने इस महान कलाकार के पास ऐसा क्या छोड़ा है जिसे स्वयं छोड़कर यह त्याग का आत्मतोष भी प्राप्त कर सके। जिस प्रकार प्राप्ति हमारी कृतार्थता का फल है, उसी प्रकार त्याग हमारी पूर्णता का परिणाम है। इन दोनों छोरों में से एक मनुष्य के भौतिक विकास का माप है और दूसरा मानसिक विस्तार की था। त्याग कभी भाव की अस्वीकृति है और कभी अभाव की स्वीकृति, पर तत्वतः दोनों कितने भिन्न हैं। मैं सोच ही रही थी कि जी वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकारी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कौन कहता है? निराला जी। तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप और पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी? मधुकरी तो अब भी खाते हैं। निराला जी का उत्तर था कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गेरिक परिधान पहन चुके थे। अंगूछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गिरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, दो रोटियां मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। उनका इनकी वो कविता है ना, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। आप सुनिएगा, बहुत अच्छा गीत भी है, मतलब बहुत अच्छा। उन्होंने जो अपने बारे में कहा है उसमें पता चलता है। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। मतलब महादेवी जी कहती है कि आपके संन्यास लेने से मुझे ये लाभ है कि साबुन के पैसे बच जाएंगे, अब क्या और क्या। गिरे वस्तु मेले नहीं दिखेंगे, पर हानि हानि यही है कि ना जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और बरसों से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण हैं। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करते चलती है। मतलब कि बहुत लंबे चौड़े थे निराला जी, लेकिन बाहर से चेहरे पे इतनी सरलता थी, इतनी आत्मीयता थी, तो वो जो डरते थे वो मतलब कि समझ जाते थे कि नहीं, बाहर से भले ही थोड़े कठोर दिखते पर अंदर से वो बहुत कोमल थे। उनकी दृष्टि में दर्प और विश्वास की धूप छाए धाबा द्वाभा है। इस दर्प का संबंध किसी हल्की मनोवृत्ति से नहीं, और ना उसे अहम का सस्ता प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। आप विराम संघर्ष और निरंतर विरोध का सामना करने से उनमें जो एक आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो गई है, उसी का परिचय हम उनकी दृप्त दृष्टि में पाते हैं। कभी कभी यह गर्व व्यक्ति की सीमा पार कर इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसे अपना प्रत्येक साहित्यकार का या साहित्य का मान सकते हैं।
इसी से वह दुर्वह कभी नहीं होता। जिस बड़प्पन में हमारा भी कुछ भाग है, वह हम में छोटेपन की अनुभूति नहीं उत्पन्न करता, और परिणामतः उससे हमारा कभी विरोध नहीं होता। निराला जी की दृष्टि में संदेह का वह पैनापन नहीं जो दूसरे मनुष्य के व्यक्त परिचय का आत्मविश्वास कर उसके मर्म को भेदना चाहता है। उनका दृष्टिपात उनके सहज विश्वास की वर्णमाला है। वे व्यक्ति के उसी परिचय को सत्य मानकर चलते हैं जिसे वह देना चाहता है, और अंत में उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां वह सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं देना चाहता। जो कलाकार हृदय के गूढ़तम भावों के विश्लेषण में समर्थ है, उसमें ऐसी सरलता लौकिक दृष्टि से चाहे विस्मय की वस्तु हो, पर कला दृष्टि के लिए यह स्वाभाविक साधन है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। ओठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ों में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। घृणा का भाव मनुष्य की असमर्थता का प्रमाण है, जिसे तोड़कर हम इच्छानुसार गढ़ सकते हैं। उसके प्रति घृणा का अवकाश ही नहीं रहता, पर जिससे अपनी रक्षा के लिए हम सतर्क हैं, उसी की स्थिति हमारी घृणा का केंद्र बन जाती है। जो मदिरा के पात्र को तोड़कर फेंक सकता है, उसे मदिरा से घृणा की आवश्यकता ही क्या है। पर जो उसे सामने रखने के लिए भी विवश है, और अपने मन में उससे बचने की शक्ति भी संचित करना चाहता है, वह उसके दोषों की एक एक ईंट जोड़कर उस पर घृणा का काला रंग फेर कर एक दीवार खड़ी कर लेता है, जिसकी ओट में स्वयं बच सके। हमारे नरक की कल्पना के मूल में भी यही अपने बचाव का विवश प्रयत्न है। जहाँ संरक्षित दोष नहीं, वहाँ सुरक्षित घृणा भी संभव नहीं। विकास पथ की बाधाओं का ज्ञान ही महान विद्रोहियों को कर्म की प्रेरणा देता है। क्रोध को संचित कर द्वेष को स्थायी बनाकर घृणा में बदलने के लिए लंबे क्रय तक वे ठहर नहीं सकते, और ठहरे भी तो घृणा की निष्क्रियता उन्हें निष्क्रिय बनाकर पथ भ्रष्ट कर देगी। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं को सुगंध ना मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है, जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जावे, उनका मार्ग चाहे ऐसे भग्नावशेषों से भर गया हो जिनके पुनर्निर्माण में समय लगेगा, पर ऐसी अडिग शिलाएं नहीं है जिनको देख देख कर उन्हें निष्फल क्रोध में दांत पीसना पड़े और निराश पराजय में आह भरना पड़े। मनुष्य की संचय वृत्ति ऐसी ही है कि वह अपनी उपयोगहीन वस्तुओं को भी संग्रहित रखना चाहता है। ऐसी स्वभाव के कारण बहुत सी रूढ़ियां भी उसके जीवन के अभाव को भर देती है। विद्रोह का स्वभावगत होने के कारण निराला जी के लिए ऐसी रूढ़ियों पर प्रहार करना जितना प्रयासहीन होता है, उतना ही कौतुक का कारण। दूसरों की बद्धमूल धारणाओं पर आघात कर उनकी खिजलाहट पर वे ऐसे ही प्रसव होते हैं जैसे होली के दिन कोई नटखट लड़का
जिसने किसी की 3 पैर की कुर्सी के साथ, किसी की सर्वांगपूर्ण चारपाई, किसी की टूटी तिपाई के साथ, किसी की नई चौकी होलिका में स्वाहा कर डाली हो। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। उसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित रहती है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति जब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी उम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता, जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। अतः उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने अपने में श्रेष्ठतम पर समझ में न आने वाले व्यक्ति को छांटकर कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना ना जाने कितने निसफल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो स्पष्टताओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इसकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोमल साहचर्य के अभाव का नाम भी शैशव रहा है। जीवन का बसंत भी उनके लिए पत्नी वियोग का पतझड़ बन गया। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। देखो उनका पुत्र भी था, इस पर भी ध्यान रखना। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे शाह बनाने के लिए हम समझौता कहते हैं। स्वभाव से उन्हें वह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी वीरता राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दर्शन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। किसी की व्यथा इतनी हल्की नहीं जो उनके हृदय में गंभीर प्रतिध्वनि जगाती, किसी की आवश्यकता इतनी छोटी नहीं जो उन्हें सर्वस्व दान की प्रेरणा नहीं देती। अर्थ की जिस शिला पर हमारे युग के ना जाने कितने साधकों की साधना तरियां चूर चूर हो चुकी हैं, उसी को वे अपने अदम्य वेग में पार कर आए हैं। उनके जीवन पर उस संघर्ष के जो आघात हैं, वे उनकी हार की नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी ना आछोर मरु में सूखती है, ना अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी सुलभ
सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी महाधरता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है, ना मुकुट में जड़कर कोई उसकी गुरुता संभाल सकता है और ना पद त्राण बनाकर कोई उसका भार उठा सकता है। वह जहाँ है वहीं उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं, तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। बिल्कुल सही। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में ना कोई कुछ जोड़ सकता है और ना घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए भी सूकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण उसके साहित्य के मूल्यांकन से कठिन है। साहित्य की कसौटी सर्वमान्य होती है, पर उसकी उर्वर भूमि आलोचक के विशेष दृष्टि बूंद के फूलने फलने का अवकाश दे सकती है। एक कविता का विशेष भाव, एक चित्र का विशेष रंग और एक गीत की विशेष लय किसी के लिए रस के द्वार खोल सकती है और किसी से टकरा कर व्यर्थ व्यर्थ हो जाती है। पर जीवन का इतिवृत्त इतनी विविधता नहीं संभाल सकता। एक व्यक्ति को कर्म समाज को हानि पहुंचा सकता है या लाभ। अतः व्यक्तित्वगत रुचि के कारण यदि कोई हानि पहुंचाने वाले को अच्छा कहे या लाभ पहुंचाने वाले को बुरा, तो समाज उसे अपराधी मानेगा। ऐसी स्थिति में कर्म के मूल्यांकन में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। असाधारण प्रतिभावन और अपने युग से आगे देखने वाले कलाकारों के इतिवृत्त के चित्रण में एक और भी बाधा है। जब उनके समान धर्मी उनके जीवन का मूल्यांकन करते हैं, तब कभी तो स्पर्धा उनकी तुला को ऊंचा नीचा करती रहती है और कभी अपनी विशेषताओं का मोह उन्हें सहयोगियों में अपनी प्रतिकृति देखने के लिए वश कर देता है। जब छोटे व्यक्तित्व वाले किसी असाधारण व्यक्तित्व की व्याख्या करने चलते हैं, तब कभी तो उनकी लघुता उसे घेर नहीं पाती और कभी उसके तीव्र आलोक में अपने अहम को उद्भाषित कर लेने की दुर्बलता उन्हें घेर लेती है। इस प्रकार महान कलाकारों के यथार्थ चित्र बहुल हों तो विस्मय की बात नहीं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक सृष्टि गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। देखिए, ये निराला जी थे और ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ये इनकी राइटिंग है। तो ये हम कल पढ़ें या आज पढ़ें, देखते हैं कितना है। वैसे थोड़ा सा ही है। चलिए इसे हम बाद में देखते हैं। ओके, धन्यवाद।